नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार सीरीज, जिसके अंदर आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज अपन बात करने वाले हैं आपके मैथ का चैप्टर फर्स्ट से लगा के 5 नंबर चैप्टर तक जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हो तो निश्चित तौर पे इसका फायदा आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, क्योंकि या तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मिलेगा या यहां पर वैल्यू चेंज करके आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर हमने ये डिस्कस कर रहे हैं, ये जो पीछे के आए हुए महत्वपूर्ण पर्सन है या फिर आपके जो इस बार एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हमारे 1 से लगे 5 तक जो चैप्टर हैं उसके सभी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। तो देखते रहिएगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आप इसका आंसर पहले निकाल लेते हैं तो जरूर बताएं इसका आंसर क्या है। आप पहले कॉपी लेकर एक साथ में बैठिएगा और साथ में देखिएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। आप खुद को चेक भी कर सकते हो 1 से लेकर 5 चैप्टर तक आपको कितनी अच्छी तरह से तैयार है। तो चलिए, हमारा पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपको दे रखा है परिमेय संख्या 129/2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर इज, ये आपको रेशनल नंबर दे रखा है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर के अंदर यानी हर के अंदर 2 की घात और 5 की घात ही होती है तब तो वो होता है शांत, अदरवाइज वो क्या होता है, अशांत होता है। क्या होता है, अशांत, यानी नॉन टर्मिनेटिंग जिसको हम कहते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 प्रकार आ जाते हैं, एक होता है शांत आवर्ती और एक होता है शांत अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहां पर 7 जब भी बटे में आ जाता है तो इस तरह के जो अशांत नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन जो सही है वो कौन सा हो जाएगा, अशांत आवर्ती का, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब भी आपको 2 या 5 की घात के अलावा कोई आपके बट्टे में संख्या आ जाती है, ठीक है, अपॉन के अंदर कोई नंबर आ जाता है, तब वो कौन सा प्रकार का होगा, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन या दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। 26 एंड 91 का एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ हम निकाल सकते हैं इसके गुणनखंड करके। ठीक है, इसके गुणनखंड पहले हमें निकाले 26 के और फिर निकालने हैं 91 के। दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 13। 13 में 13 का ही भाग जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। अब हम निकाल 91, 7 का देंगे 13, फिर 13 का देंगे तो 1। तो देखें यहां पर हमारे पास है 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। एचसीएफ का मतलब है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। तो 13 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 इसमें ऑप्शन है कौन सा, लास्ट वाला डी, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। यानी 26 और 91 का एचसीएफ, 26 और 91 का एचसीएफ कितना होता है, 13। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा है निम्न में से आपको बताना है। √2, 1, 0 और 1/2। इसमें से जो संख्या रूट के अंदर आ जाती है, स्क्वायर रूट के अंदर होती है और जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो संख्या जो अंडर रूट के अंदर होती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, जिससे हमें पहला ऑप्शन है। एक रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या, 0 भी परिमेय संख्या होता है, -1/2 भी परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 120 और एचसीएफ 2 है तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो इससे हमें ये पता है, हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं पहले से ही, आपको दिया है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज 120 एंड एचसीएफ इज 2। 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको दे रखा है 120 और इसका एचसीएफ 2 है, तो आपको बताना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम हम निकालेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट का नंबर हो गया, नंबर का प्रोडक्ट हो गया, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करके पहले से इसने दे रखा है, और बटे में अगर हम एचसीएफ रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। आपको एचसीएफ निकालना चाहिए, एलसीएम निकालना चाहिए, दोनों संख्याओं की गुणा दे रखी है तो वो रखो, अगर नहीं दे रखी तो दोनों संख्याओं की गुणा करके बटे आपको एचसीएफ या एलसीएम में से एक दिया हुआ है उसका भाग कर दो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अगला हमारा है 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर, 140 के प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं 140 के, देखिएगा 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 70, फिर 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 35, फिर 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 7 और 7 का भाग देंगे 1। तो ये कितना हो गया, 140 को हम लिख सकते हैं
2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। पर्सन क्या पूछा हुआ है? अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये प्राइम फैक्टर ये है। हालांकि इन सभी को नंबर को मल्टीप्लाई कराने पर 140 ही आएगा, लेकिन हमें बताना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर वो होता है जिसमें ऐसा नंबर आता है जो किसी और से डिविजिबल नहीं हो, किसी और से उसमें भाग नहीं जाता हो। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर, थर्ड नंबर ऑप्शन है वो सही होगा हमारा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पर्सन है जिसके अंदर हमें दे रखा है 12 और 15 का लहसे पे और मैसे पे, यानी आपको ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। यहां पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहां पर आपको एचसीएफ और एलसीएम है, यहां पर अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है एलसीएम और इसका मतलब होता है एचसीएफ। लहसेपा का मतलब होता है एलसीएम और मैसेपा का मतलब होता है एचसीएफ। दोनों हमें निकालने हैं, तो आपको निकाल सकते हैं अच्छे से 12 और 15 का। तो 12 के गुणनखंड कर लो, क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या होगा? 5 3 इंटू 5। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ दोनों में क्या है? 3 3 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ हो गया 3। ठीक है, पहले आपको एलसीएम बताना है। पैसे निकाला हमने पहले, एचसीएफ है, लेकिन हमें क्या बताना है अब? इसका एलसीएम। 12 और 15 को ऐसे सॉल्व कर लो। 2 का भाग दिया 6, ये 15 का 15, फिर 2 का भाग दिया ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 15। 3 का भाग देंगे 1 और ये 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना इनका गुणा करो? 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 60, कितना आ जाएगा? 60। तो देख लो इसका एचसीएफ 60 और 3 किस में आ रहा है? पहला ही ऑप्शन है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। अगला है 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों की संख्या कितनी है? द सम ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 196। 196 के प्राइम फैक्टर हैं, उनका पावर का सम क्या है? पर्सन को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये कहा हुआ 196 के अभाज्य गुणनखंड के घातों की संख्या कितनी है? तो हमें पहले 196 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 196 के इस तरह से कर लो, 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा? ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे 11 और लास्ट में 11 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये थोड़ा सा वापस से करते हैं, थोड़ा सा। यहाँ 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 या 8। फिर 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 49। फिर 2 का भाग सॉरी फिर 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7, और फिर 7 का भाग देंगे 1। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 196 को 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। 2 की बात 2 है, 2 बार आ रहा है, 7 की घात भी 2, यानी पावर घातों का योग कितना है? पावर का सम कितनी घात है टोटल? 4। तो जो ऑप्शन 4 होगा वो सही होगा, ध्यान रखना। घातों का सम कितना है? 4, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो पावर का सम, पावर 2 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। अगला पर्सन दे रखा है दो संख्याएं जिसको m p q क्यूब दे रखा है तथा n p स्क्वायर p क्यूब q स्क्वायर दे रखा है, को m और n के रूप में HCF क्या होगा इसका फाइंड करना है। महत्तम समापवर्तक मतलब होता है HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आपको फाइंड करना है इसका। तो HCF देखो कैसे निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसको मैंने लिखा है m को लिखते हैं पहले हम क्या करते हैं m को लिखते हैं, तो m क्या आ जाएगा p क्यू क्यूब, तो इसको लिखा, और n है हमारा, n की जो वैल्यू है वो है p क्यूब क्यू स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया p इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू 3 टाइम लिख दिया, और यहां पे है p इंटू p इंटू p इंटू क्यू इंटू क्यू। इसका एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या क्या आ रहा है। एक बार p कॉमन आ गया, q कितनी बार कॉमन आ रहा है, एक बार और दो बार, तो इसका HCF जो है वो हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF t और q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, p q स्क्वायर, जिसमें भी हमारे ऑप्शन में आ रहा है वो बिल्कुल सही है HCF निकालने के लिए। तो HCF देखो p q स्क्वायर कौन सा है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला हमारा प्रश्न है, यदि a और 18 का एलसीएम 36 है और एचसीएफ 2 है तो a का मान क्या होगा। अगर आपको संख्या भी निकालनी होती है ना तब भी हमारा फॉर्मूला ये रहता है। अब a बराबर आपको निकालना है तो क्या होगा, एचसीएफ कितना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे पहला नंबर कितना है 18, ये इससे कट जाएगा 2 बार, ऑप्शन आ जाएगा हमारा 4। तो सिंपल सा सवाल है, ठीक है। हमारा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, हमारा एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, पहला नंबर और दूसरा नंबर। अब जिसमें भी आपको जो भी निकालना उसको एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ भेजो, वो अपॉन में आ जाएगा और इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कई बार वो नंबर का मल्टीप्लाई करा के देता है, जैसे हमने 120 वाला सवाल किया था उसमें नंबर को मल्टीप्लाई करा के ही दिया था, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन जो 4 है वो सही हो जाएगा, 4 नंबर में ही 4 नंबर है। अगला है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर है तो संख्याएं क्या होगी। आपको ये दिया हुआ है, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर द सेम टू नंबर, यानी 2 नंबर है जिनका एचसीएफ और एलसीएम क्या है, सेम है, ठीक है। तो आपको बताना है नंबर क्या होंगे, वो कौन से नंबर होंगे, भाज्य संख्या, क्या वो कंपोजिट नंबर होंगे, सेम यानी दोनों समान संख्याएं होगी, या फिर अभाज्य यानी प्राइम नंबर होंगे, या फिर सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर होंगे। तो जब दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम सेम है वो तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर भी सेम हो, दोनों संख्याएं भी सेम हो, तभी उनका एचसीएफ और एलसीएम सेम रहेगा। नहीं तो किसी भी तरह से दोनों नंबर अलग अलग होने पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों सेम नहीं हो सकते। अगला हमारा है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद किसमें नहीं है ये हमें बताना है। द्विघात बहुपद नहीं है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 2 आ गई। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, द्विघात मतलब एक्स की घात 2 होनी चाहिए, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर 3 घात आ गई, तो ये नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़े, कौन सा नहीं है। आपको कहा नॉट ए क्वाड्रेटिक नंबर, तो हमें कहा एक्स क्यूब वाला होता है, वो क्वाड्रेटिक नहीं होता है, वो क्यूबिक होता है, त्रिघात बहुपद होता है। अगला सवाल हमें दे रखा है, इसमें आपको ये दे रखा है, बहुपद fx बराबर 4x प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। पुटिंग x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पढ़ करके पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 4x प्लस 2, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी, इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें x की जगह कितना रख देना है, 2 रख देना। तो 4 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 का मतलब 10। तो जो भी हमारा ऑप्शन में 10 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो 10 नंबर किस में आ रहा है, फर्स्ट में ही आ रहा है, तो ये सही है। अगला है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंकों का योग क्या होगा। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विल बी। इनके आपको क्या करने हैं, जो जीरोस है उनका सम फाइंड करना है, और जीरोस सम फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर b की वैल्यू कितनी है, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस, ये माइनस 2 अपॉन a की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो 2 जिसमें भी आ रहा है वो सही है, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन में 2। अगला है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बहुपद की घात क्या है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो किसी भी पॉलिनोमियल की आपको डिग्री बतानी है, उसकी घात बतानी है, तो जो अधिकतम घात है वही होती है। तो यहां पर अधिकतम घात 3 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लें, यहां पर ये 4 नहीं है, यहां पर क्या है 3 है, यहां पर ऑप्शन में क्या है 3 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ही सही होगा, क्योंकि यहां अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, वो हमें दे रखा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों को योग -3 और गुणनफल 2 है तो बहुपद क्या होगा। तो हमें देखो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का मान ये दे रखा -3, तो ये तो माइनस, ये फॉर्मूले वाला और एक और माइनस होते प्लस 3x और फिर प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये जिसमें भी ऑप्शन में हमारे वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देख लेंगे कौन से एक्स में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड।
माइनस नहीं होगा, ध्यान रखना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक तो फॉर्मूले वाला माइनस है और एक ये नंबर के आगे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग और गुणनफल होगा। द सम ऑफ द प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस का सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना है। तो हमें ये पता है, हम पहले ही याद करके आए हैं, पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और इनका गुणनफल होता है सी अपॉन ए। तो ये जिस भी ऑप्शन में है हमारा वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिएगा माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए किस में है, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए सेकेंड नंबर ऑप्शन में। यहां पर देखिएगा बी अपॉन ए है, सी अपॉन ए, माइनस नहीं है इसके आगे, ये सही है। इसमें बी अपॉन ए माइनस का सी अपॉन ए नहीं होता है, प्लस का सी अपॉन ए होता है। इसमें दोनों ही माइनस है तो दोनों माइनस हमारे नहीं होते हैं। अगला है एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो या 1 पावर वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको क्या कहते हैं। पहला है त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, दूसरा है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा है रेखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज। तो ऐसा बहुपद या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो, जिसकी घात 1 हो, वो कहलाते हैं रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाते हैं, रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, वो दे रखा है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। The number of the zeros in the polynomial 3x square plus 4x minus 2 will be, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें जीरोस कितने, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं ये आपको बताने हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको नंबर ऑफ जीरोस या शून्यकों का पता लगाना है। तो जितनी मैक्सिमम पावर है उतने ही होते हैं। यहां पर देखिएगा मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यहां पर कितनी है मैक्सिमम पावर 2, तो इसके शून्यक भी यानी जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, जीरोस होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न दे रखा है त्रिघात बहुपद ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यकों का योग और गुणनफल क्या होगा। ठीक है, त्रिघात वाले द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और क्या होता है। तो देखिएगा यहां पर हम ये बताते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी उनका सम क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा होता है, वो होता है बीच में आएगा सी अपॉन ए, उसमें होगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। इसमें होता है सी अपॉन ए, ये हो जाएगा डी माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। तो देख लो दोनों ही माइनस के होंगे, कौन से ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही है इसका, बिल्कुल सही, माइनस डी अपॉन ए और माइनस डी अपॉन ए। अगला है विभाजन एल्गोरिथम का सही रूप कौन सा है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम कौन सा होता है, तो हमें पता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस सेलफल। रिमाइंडर क्या होता है, इसके अंदर प्लस में आता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है अच्छे से, ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो अच्छे से तैयार करना है। अगला हमारा प्रश्न दे रखा है निम्न रेखिक समीकरण योगों के हल हैं। आपको एक रेखिक समीकरण दे रखी है, इसके हल जो है, इसके सॉल्यूशन है वो फाइंड करने हैं। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और दूसरी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचे हुए नंबर हम यहाँ लिख देंगे। x और x कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 6, तो x बराबर 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 है, वो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख दो, तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी y इक्वल्स हो जाएगा 1। तो x और y की वैल्यू बतानी थी, तो x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 1 जिसमें भी ऑप्शन में है वो सही है। x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 1 पहला ही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। अगला है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण के निकाय हल किस प्रकार के होंगे। इसके आपको ये देखा है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन आर। इनका इक्वेशंस का जो पेयर आपको दे रखा है, इसका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार का होगा। तो देखिएगा इसके अंदर हमें ये दे रखा है, तो हमें ये पता है कि हमें ये दे रखा है पहला अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं मतलब कोई हल नहीं नो सॉल्यूशन, और तीसरा दे रखा है अनंत हल इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो जब तीनों इक्वल होते हैं तो हमारा होता है अनंत हल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपको याद रखना है अच्छे से। अगला प्रश्न है इसी प्रकार का। अब देखो a1/2 b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं होता है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। नो सॉल्यूशन आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है यदि a1/2 बराबर नहीं होता b1/b2, पहले ही दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो इसके सॉल्यूशन होते हैं वो अद्वितीय हल होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन, तीनों ही कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं तो यहां पर जो ग्राफ बनता है इनका, इसका जो ग्राफ बनेगा वो संपाती रेखा बनेगा। कौन सा बनेगा? संपाती रेखा। ठीक है, यानी एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, वो संपाती रेखा। दूसरा है इसका ग्राफ पूछे किस प्रकार का होगा तो समांतर रेखा। कौन सा बनेगा? सॉरी, समांतर रेखा, यानी दो पैरेलल लाइन आएगी, पैरेलल नहीं, समांतर रेखा, समांतर रेखा। और तीसरे में बनेगा वो कौन सा बनेगा? प्रतिच्छेद रेखा, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेगी, प्रतिच्छेद रेखा जिसको कहते हैं इंटरसेक्ट लाइन बनेगी इसके अंदर। अगला प्रश्न है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि है। हमारे पास दो जो क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा, दे रखा है द मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कौन सा मेथड है? पहला है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है वज्र गुणा विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या चौथा है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो हमारे तीनों ही मेथड हैं जिससे हम एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं, या टू वेरिएबल के जो लीनियर पेयर होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। अगला है यदि 2x + y = 6 है तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है? यानी इसके अंदर x और y के कौन से मान रखेंगे बराबर में 6 आ जाए। तो देखो यहां पर हम देखो पहला मान रख के देखते हैं तो 2 इंटू, यानी मैं पहला ऑप्शन से करके बताता हूं आपको। ऑप्शन से करते हैं तो क्या इसका आंसर आता है क्या वो देखते हैं। तो ये तो 2 का 2 रखा, x की जगह हमने रखा 1 + 2, तो ये कितना आ जाएगा? 6 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन रहा। दूसरे में देखो ये रख के देखते हैं, 2 × 2 + y की जगह 1 रखा, तो ये 6 आ जाएगा क्या? ये 5 आएगा, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन रख के देखते हैं 2 × 2 + 2, ये कितना आ जाएगा? ये बिल्कुल 6 के इक्वल आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला भी आप करके देख लो, नहीं आएगा। 1 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 होगा। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से ध्यान में रखें। अगला हमारा दे रखा है, निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण का हल करने की विधि है? द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का मेथड कौन सा है? पहला आपको देखा है गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड जिसको कह सकते हैं, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तीसरा है द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इन तीनों से ही हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, तीनों ही मेथड है हमारे पास। अगला है यदि द्विघात समीकरण x² + kx + 4 = 0 है तो मूल समान है। इसके मूल क्या है? समान है, तो k का मान क्या होगा? आपको दे रखा है इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - kx + 4 = 0 हैज द सेम रूट्स, इनके रूट्स क्या हैं? दोनों सेम हैं, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी, तो इस k की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सा हमारा आंसर है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा? b² - 4ac किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि इनके आपके सेम रूट्स दे रखे हैं, समान मूल हैं, तब हम बराबर में 0 रखते हैं। मान रख दो यहाँ पर k, b का मान क्या है? देखो a बराबर है 1, b बराबर है -k और c बराबर है 4। तो मान रखो -k का स्क्वायर -4 × a का मान कितना है? 1 × c का मान क्या है? 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -k का स्क्वायर करेंगे k² और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 = 0। तो k² बराबर क्या आ गया? 16। k का मान निकालेंगे तो √16 का मान क्या होता है? 4। अगर आपके ऑप्शन में +-4 है तो वो लिखेंगे, नहीं तो अपन सिर्फ क्या लिख देंगे? 4। तो किस में आ रहा है? 4, सिर्फ 4 आ रहा है इसमें। कईयों में +-4 भी दिया हो सकता है, तो यहाँ पर +-4 है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सिर्फ लिखा हुआ है 4 तो वो भी सही है। अगला दे रखा है समीकरण x² + bx + c = 0, a = 0 यानी मूल वास्तविक नहीं होंगे। कौन सी कंडीशन होती है जिसमें मूल वास्तविक नहीं है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a ≠ 0 will be not be a real if, अगर इसके सॉल्यूशन कब रियल नहीं होंगे? जब हमारी कंडीशन दे रखी है b² - 4ac < 0, b² - 4ac < 0, b² 4ac = 0 या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं।
तो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है, यानी इसका आंसर माइनस में आ जाता है, तब उसके रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होते हैं। अगर मान माइनस में आ जाता है तो उसके हल जो है वास्तविक नहीं होते। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, a 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति कैसी है, यानी इसके रूट्स आपको चेक करने हैं। आपको इक्वेशन दे रखी है, देखो दे रखा है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका क्या होगा, तो सीधा समान रख के देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर रखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे चेक करेंगे। तो देखो रख के b का मान कितना है, माइनस का 6 इंटू 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 4 इंटू 2 8 24, कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा प्लस में 12, प्लस में 12 आता है मतलब रियल होंगे और असमान होंगे, रियल होंगे और असमान, मतलब इसके ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। यानी इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक व असमान। कौन से होंगे, वास्तविक और असमान। अगर 0 आ जाता तो वास्तविक और समान हो जाते, रियल एंड इक्वल हो जाते, लेकिन 0 नहीं आया, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वास्तविक तो है। अगर माइनस में आ जाता तो वास्तविक ही नहीं होते। अगला दे रखा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल भिन्न है, वास्तविक और भिन्न है, यानी ऊपर वाली कंडीशन, ठीक है, तो आपको इसकी कंडीशन बतानी, इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड नॉट इक्वल, उसके रूट्स है रियल है पर नॉट इक्वल है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल और अनइक्वल होते हैं, वास्तविक और असमान कह दो या भिन्न कह दो। अगला है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, यानी इसके रूट्स रियल और सेम हैं, तब कौन सी कंडीशन होगी, तब आपको बताना है। तो आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तब उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो उसके जो मूल हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। ये भी तीनों कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी है, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट जो क्वेश्चन बचे हुए दो, इनको देखते हैं। इसके अंदर हमारा पहला प्रश्न है, एक आपको एपी दे रखा है जिसके अंदर दे रखा है 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा, ये आपको बताना है। द 10th टर्म ऑफ एपी, एपी की 10th टर्म, तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो लिख लेते हैं। a इक्वल टू कितना है 2, d इक्वल टू यानी 7 माइनस 2, दूसरे पद में से पहला पद घटाया यानी 5, n इक्वल टू कितना है 10। अब फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, 45 में 2 ऐड करेंगे तो 47। तो जो 47 है वो हमारा सही आंसर है। तो 47 किस में है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन में। इसमें आपको दे रखा है एपी दे रखी है 4 10 16 22 का प्रथम पद और सार्वंतर क्या है। आपको एक एपी दे रखा है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इसका क्या है वो बताना है। फर्स्ट टर्म तो देखो आपको जो पहली टर्म होती है ए इक्वल टू आपको दे रखा है, ठीक है, ए मतलब पहली टर्म कौन सी है, ये रहा 4 लिखा है, पहली टर्म 4 होगी। अब ये होता है कॉमन डिफरेंस डी, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, कितना आ जाएगा 6। तो कई बार सीधा इसमें पूछ लेगा, सिर्फ आपसे पूछेगा कॉमन डिफरेंस या पूछेगा सार्वंतर बताओ, तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, तीसरे में से दूसरा घटा लो, यानी जस्ट पीछे वाले पद में से उससे आगे वाला पद घटा लो, आपके पास डी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है पहला 4 और 6 जो है ऑप्शन के अंदर वो सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा बिल्कुल सही है, 4 और 6 वाला। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एक से लगा के आपके मैथ के 5 चैप्टर तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हो, ना केवल आप ऑब्जेक्टिव टाइप की बल्कि एक एक नंबर आने वाले प्रश्नों की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, जो फिर इन ब्लैंक आने वाले हैं उनकी भी आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट पर्सन की ना केवल हम वहां पर आपको इंपॉर्टेंट पर्सन बताते हैं बल्कि उसका साथ में अच्छी तरह से सिंपल तरीके से सॉल्यूशन भी बताते हैं, ताकि आप एग्जाम में आने वाले इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।